जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, जिस तरीके से आज के दिन खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तान की सिचुएशंस चल रही हैं और जबरदस्त लेवल पर इंडिया की राजनीति में और खासकर पंजाब की राजनीति में उबाल आ चुका है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि आज नहीं तो कल भारत के हालात खराब होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ये जो क्या कहते हैं पंजाब जो है एक बैटल ग्राउंड की फॉर्म में उभर कर आ रहा है। यहां पर पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी क्या है, इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, मामला यहां पर यह है, अगर हम पाकिस्तान की लोकेशन को देखें तो पाकिस्तान हमेशा मोटे तौर पर उसके तीन बड़े पड़ोसी हैं, चौथा तो छोटा सा सीमा लागू होती है। एक बड़ा पड़ोसी कौन? सबसे बड़ा पड़ोसी इंडिया नहीं बनती, ईरान नहीं बनती, अफगानिस्तान से नहीं बनती। तीन पड़ोसी और पाकिस्तान की तीनों से नहीं बनती। पाकिस्तान अफगानिस्तान की एग्जिस्टेंस को लगभग नहीं मानता और इसे अपना बैकयार्ड यानी आंगन कहता है कि जहां पर हम अपना फालतू का सामान रखें या एक ऐसा स्पेस जो मेरे ही यूज के लिए है और उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है। और अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान ने दुनिया को जितना लूटा है, उन सब में सबसे ज्यादा अमेरिका जितना ज्यादा लूटा है वो आप समझिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पर, यूएसएसआर से लड़ने के नाम पर, अफगान वॉर के नाम पर अमेरिका को खूब लूटा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब जब अमेरिका को लूटा तब तब इंडिया के ऊपर, जब जब अफगान वॉर खत्म हुआ, इंडिया के ऊपर काले बादल छाने लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझिए कि फर्स्ट अफगान वॉर जब शुरू हुआ, फर्स्ट अफगान वॉर जब शुरू हुआ 1979 के आसपास, 1979 से अगर हम देखें तो 1989 तक यहां पर इस अफगान वॉर के दौरान इंडिया में एक स्ट्रांग लीडरशिप मौजूद थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी। इसमें कोई दो राय नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने टाइम पर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और पाकिस्तान को उसकी टीस थी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राइज ऑफ अकालीज इन पंजाब हुआ, राइज ऑफ अकालीज इन पंजाब हुआ। अगर पंजाब में जैसे अकालियों का राइज हुआ तो इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने भिंडरवाला नाम का एक बड़ा सिख लीडर भेज दिया जो अकालियों से ज्यादा रेडिकल सिखिज्म की बात करता था। अब बाद में यही भिंडरवाला रिबेलियस हो गया और इसने पंजाब को एक सेपरेट कंट्री बनाने की बात शुरू कर दी और यहीं से कंसेप्ट ऑफ खालिस्तान जो है वो इंडिया के लिए सरदर्द बन गया। असलियत में भिंडरवाला को पीछे की तरफ से जो सपोर्ट और स्ट्रांग सपोर्ट मिला वो पाकिस्तान में से मिला। क्यों? क्योंकि इसे समझिए कि असलियत में इंडिया यूएसएसआर का दोस्त था, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहां पर एक बात समझने वाली है कि ये जो यूएसएसआर की जो फोर्स है, यूएसएसआर जो ऊपर की तरफ मौजूद था और अफगान वॉर चल रहा था और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का दोस्त था, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि यूएसएसआर के इस फ्रेंड को किसी भी तरीके से अपनी ही पंगेबाजियों में उलझा दिया जाए।
और इंदिरा गांधी यहां पर खालिस्तान मूवमेंट, भिंडरवाला को भेज चुकी थी। पाकिस्तान को ये भिंडरवाला हाथ लगा इन द सेंस पाकिस्तान ने इसी से कांटेक्ट किया। और रेडिकल आइडियोलॉजी की एक आदत होती है कि वो पिछली बार से ज्यादा एग्रेसिव या ज्यादा बड़ी डिमांड करना शुरू कर देती है। तो खालिस्तान और ऊपर की तरफ से कश्मीर को अगर आप देखोगे तो यहां पर ये कश्मीर जो था इसे सुलगा दिया गया। यानी कश्मीर के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा प्रॉब्लम पंजाब के अंदर हुआ, क्योंकि कश्मीर में कोई रेडिकल लीडर उन्हें पता नहीं था या उनके पास नहीं था। लेकिन खालिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर भिंडरवाला की फॉर्म में एक लीडर मौजूद था, रेडिकल लीडर मौजूद था, उसे हवा देनी थी और उसने हवा ली और उड़ने लगा। बाकी बात की बात है कि यहां इस इलाके में अगर आप देखते हो तो यहां पर कम्युनल वायलेंस की बात की गई और यहां से ये रेड कॉरिडोर वाला जो मामला था, यहां पर अगर आप देखेंगे तो नक्सलिज्म, इंडिया के अगेंस्ट इस तरीके की प्रॉब्लम्स, यहां पर इंसर्जेंसी, यहां पर बांग्लादेशी इशू और यहां पर तमिल इशू और यहां पर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। शॉर्ट में पूरे इंडिया को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल की जानबूझकर प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया गया। खालिस्तान उसी का नतीजा था, इंडिया को रोकने के लिए। अब पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई यहां पर कि इंडिया का ये जो पंजाब वाला सूबा है, ये सुलगते हुए देर नहीं लगेगी। कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने एक मुद्दा पकड़ा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका अगला स्टेप क्या है समझिए। पंजाब इंसर्जेंसी क्रिएट हो चुकी है। 1990 2000 के आसपास तक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म दोबारा शुरू होता है और सोचकर देखिए पूरा पंजाब जल रहा था। 1995 तक तो जो बूटा सिंह जो वो मुख्यमंत्री रहे थे, उनको भी अगर मार डाला जाए खालिस्तानी टेररिस्ट या खालिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब किस लेवल पर जल रहा होगा। आज भी अगर आप पीटी का कोई क्वेश्चन पूछें तो इंडिया में सबसे लंबे टाइम तक इमरजेंसी अगर किसी स्टेट में लगी है तो वो जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, पंजाब है। यहां 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल रूल रहा है और गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल रहा है। 1984 के रायट्स ने अगर आप देखें तो हिंदू सिख जो यूनिटी थी उसे तोड़कर रख दिया। हिंदू सिख यूनिटी को तोड़कर रख दिया और पाकिस्तान ने अब इसी टूटी हुई हिंदू सिख यूनिटी को हवा देने की कोशिश करी और वो जो डिवाइड था वो लगातार बढ़ाने की कोशिश करता रहा। 2001 में जब 9/11 होता है, 2000 में 9/11 होता है और उसके बाद सिचुएशंस बदलती हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, तो वहां से एक नई चीज निकल कर आती है। वो एक अमेरिका की न्यू पॉलिसी निकल कर आती है और अमेरिका कहता है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब ये जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुआ, इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में प्रेशर ऑन पाकिस्तान था कि आप भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को किसी ना किसी तरीके से बैन करें, क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के लिए खतरा है। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए रुका और यहीं से काफी हद तक रुका नहीं, बंद नहीं किया, काफी हद तक मजबूरी में कम करना पड़ा। और यही रीजन था कि कश्मीर और उसके बाद पंजाब दोनों जगहों के ऊपर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो थोड़ा डाउनफॉल पे आना शुरू हो गई। और इसमें एक राय और है, और वो राय ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक बात समझ गया कि अगर अमेरिका का सपोर्ट चाहिए
तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ पीस रखनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका इंडिया के पक्ष में भी अब जा रहा है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया, जिसे वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, वो इस समय नाराज हो। इंडिया को वो 20 साल का विंडो पीरियड मिला, 2000 से आप लगा लीजिए अप्रोक्सीमेट 2019 के बीच का विंडो पीरियड मिला, और इस विंडो पीरियड में इंडिया ने अपनी सिचुएशंस को काफी ज्यादा स्ट्रांग किया। हालांकि पाकिस्तान चुप नहीं बैठा, कभी आप पार्लियामेंट पे अटैक देखोगे, कभी 9/11 अटैक देखो, क्या नाम, मुंबई अटैक देखोगे, कभी गोधरा बम, क्या नाम है, गोधरा के अंदर राइट्स जो आईएसआई की वजह से भड़काए गए थे उनको देखोगे, बोगी तो आईएसआई वालों ने फूकी थी, जो नरीमन कमेटी ने रिपोर्ट दी है। और उसके बाद क्या नाम है, अक्षरधाम टेम्पल के ऊपर अटैक देखोगे, अलग अलग जगह पर जहां जहां अटैक और बॉम्ब ब्लास्ट को देखोगे, पाकिस्तान का उसके अंदर हाथ साफ नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप इसका अगला पार्ट देखिए। यहां पाकिस्तान एक चीज समझ चुका था कि अफगानिस्तान 2019 में आते हैं, 2019 अफगानिस्तान से अमेरिका निकलने वाला है और पूरी ताकत जो है दोबारा से तालिबान के हाथ में आने वाली है। लेकिन पाकिस्तान इस बार यह भी समझ रहा है कि पुराने वाला तालिबान जो है वो कहीं ना कहीं दुनिया से बात कर रहा है, और इस बार का तालिबान पिछले वाले तालिबान से कहीं ज्यादा समझदारी से काम ले रहा है। तो पाकिस्तान ने इस तालिबान को भी नहीं बख्शा और ISKP नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और काबुल में हक्कानी नेटवर्क को खड़ा कर दिया, और ये कहा कि एक तरफ ये जो हक्कानी नेटवर्क है जो ओरिजिनली पाकिस्तानी है, ये हक्कानी अलीगढ़ से गए हुए हैं, ये हक्कानी नेटवर्क जो है सलाउद्दीन हक्कानी वाला, ये हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के अफगानिस्तान के काबुल के अंदर कंट्रोल करेगा और ISKP तालिबान के अंदर कट्टरवाद नाम पे लड़ेगा। तालिबान भी कम नहीं है, तालिबान ने पाकिस्तान का तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब यहां पाकिस्तान एक बात जानता है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो है, पाकिस्तान हमेशा इंडिया से डरा हुआ रहता है और इंडिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस तरीके की है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की प्रेजेंस है और पूरे डायलॉग में इंडिया ने तालिबान के साथ एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर रहा था तो याद कीजिए एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इंडियंस को निकालने के लिए प्लेन भेजा गया एयर इंडिया का, तो तालिबान ने दुनिया की सारी फ्लाइट्स को बंद कर दिया, इंडिया की फ्लाइट बंद नहीं हुई, एयर इंडिया जो है उसका प्लेन उतरा और जितने इंडियंस थे उनको लेके आया। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि इस बार तालिबान इंडिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और पाकिस्तान को यही बात खल रही है। और सबसे बड़ा ब्लास्ट पाकिस्तान पर यह हुआ था 2019। हालांकि प्रोजेक्ट जो है ये उससे पहले ही शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो करतारपुर कॉरिडोर जिस तरीके से खोला गया और करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर अपनी पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए किया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर तक, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान पंजाब के अंदर तक पेनिट्रेट करने की कोशिश करने के अंदर कामयाब होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे इमरान खान के टाइम पर, उनका एक स्टेटमेंट है, दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा।
बादल ना खासा वो पाकिस्तान आए और उन्होंने एंगेज किया, और हमें खुशी है कि वो आए, क्योंकि हमारा जो पैगाम है वो अमन का है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट क्या है कि समझिए, करतारपुर कॉरिडोर इंडिया के लिए एक गुगली है जो इंडिया समझ नहीं पा रहा, और बाकायदा भरी सभा में कहा कि गुगली है करतारपुर कॉरिडोर की, गुगली को समझिए। ये अप्रोक्सीमेट 2019 के आसपास का ही ये स्टेटमेंट है। अब आप सोचिए 2019 में ऐसा क्या हुआ। लोग पुलवामा अटैक को सही नहीं मानते, और बहुत से लोगों का यह कहना है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ, वो बहुत से बेवकूफों का यह कहना है कि पुलवामा में अटैक मोदी सरकार ने खुद करवाया। मेरा ऐसा मानना है कि यह जियोपॉलिटिक्स है। इसमें स्ट्रांग गवर्नमेंट को गिराने के लिए ऐसे ऐसे कांड करवाए जाते हैं। अगर पुलवामा अटैक के ऊपर की पॉलिटिक्स को समझेंगे, पुलवामा अटैक के ऊपर की पॉलिटिक्स को अगर आप समझेंगे, तो यहां आपको एक चीज साफ नजर आएगी कि जो पुलवामा अटैक था, इस पुलवामा अटैक के अंदर ऑब्जेक्टिव जो था वो पाकिस्तान का ये था कि इंडिया क्या कर लेगा। इंडिया ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ये था कि अटैक करो और मोदी को वीक प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में दिखाओ कि मोदी जो है वो कमजोर प्रधानमंत्री है। अगर मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है तो उसकी सीटें 200 से 250 के बीच रह जाएंगी, क्योंकि सभी 200-250 के बीच की बता रहा था, सभी न्यूज चैनल्स बता रहे थे। अगर 20% भी कम, 20-30 सीटें भी कम हो जाती हैं तो मोदी 200 के आसपास घूमेगा, और 200 के आसपास घूमने का मतलब है पॉसिबली बीजेपी वाले ही मोदी को हटा दें, या एक वीक पीएम बिठा दें, या मोदी की पोजीशन वीक हो। यहां पर यह सिचुएशन आ गई, और इस सिचुएशन को कैलकुलेट किया पाकिस्तान ने और पुलवामा अटैक करवा दिया। वो एक अलग मैटर है कि मोदी ने बालाकोट करवाया और उसका बदला जिस तरीके से लिया, उसने मोदी की सीटें बढ़ा दी, यानी वो भी एक जियोपॉलिटिकल एफर्ट था। लेकिन आप मानिए 2019 के अंदर भी एक चीज साफ नजर आ गई कि भाई अब मोदी को 2024 में नहीं रोका तो आने वाले हालात और ज्यादा इंडिया के अंदर तो मजबूत होंगे, पाकिस्तान के खराब होंगे। दुश्मनी तो है, और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की खास बात यह होती है वो जल्दी से दबती नहीं है किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो 2019 में यही हुआ, ये दबे नहीं। नतीजा उसका यह हुआ पुलवामा अटैक के अंदर, पुलवामा अटैक में नतीजा यह था कि 2019 पुलवामा अटैक हुआ और 2019 में सरकार आ गई। तो यहां से आप देखेंगे कि CAA NRC मूवमेंट चलाया, लेकिन 2019 में ही खालिस्तान मूवमेंट की नींव पड़ना शुरू हो चुकी थी। और मुद्दे कभी भी समझ लीजिएगा बनाए जाते हैं, और ज्यादातर जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो हवाई मामलों को बनाया जाता है, हवाई मामलों को आगे उठाया जाता है, हवाई मामले बनते हैं, वो उठते हैं, इतना समझिए। यहां यही था खालिस्तान मूवमेंट के अंदर कि APMC एक्ट जो था वो किसान आंदोलन की जड़ बनाया गया, उसको रॉन्ग वे में पेश किया गया, रॉन्ग वे में पेश किया गया। अब यहां पर भी खेल समझिए, यहां असलियत में CAA NRC से वही दोबारा हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को शुरू करने की कोशिश की गई, और CAA NRC में दिल्ली रायट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। भैया मेरे घर के बाहर की सड़क, मैं उसी इलाके में दिल्ली में रहता था उस टाइम पर, मेरा घर अभी भी वहीं है और अच्छी खासा सिस्टम है वहां पर। मैं एक बात जानता हूं, जिस जाफराबाद के आसपास के इलाके में दंगे हुए, वो पूरे का पूरा मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर है। वो करावल नगर, सबोली, ये सारे गांव हैं पुराने,
और टिपिकली लेबर क्लास, बाबरपुर, जाफराबाद, ये सारा टिपिकली लेबर क्लास ज्यादातर लोग रहते हैं। साइकिलों पर आना जाना है। अगर हम वहां भजनपुरा वाले रोड पर देखें तो सुबह सुबह के टाइम साइकिल वालों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है वहां पर कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है कार वालों को या बाइक वालों को। और यही कारण है, वो सारा लेबर क्लास है और उस रोड को आपने रोक दिया। अब वो जो लेबर क्लास है उसका मेन रोड रोक दिया आपने, तो वो जाएगा कहां, खुद सोच कर देखो। वहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू हुई और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका। और क्योंकि दिल्ली पहले ही कई महीनों से ये जो कौन सा वाला था शाहीन बाग, इस ट्रैफिक जाम से परेशान थी। मैं उस जाम में फंसा भाई, 6-7 घंटे लग गए मेरे को, फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। सोचकर देखिए, गाड़ी चल ही नहीं रही है, ब्रेक चलेगी ब्रेक चलेगी ब्रेक, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, ट्रैफिक जाम और मेन सड़क आपने रोक ली है। शाहीन बाग वाले इलाके में तो भीड़ नहीं थी, वहां भीड़ थी और जानबूझकर वो भीड़ करवाई गई। कपिल शर्मा का तो नाम है, अगर इतना ही वो उसके कहने से, उससे पहले ही पत्थरबाजी तो तैयार हो चुकी थी और जिस तरीके से वो पूरा वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई। तो एक तरफ तो वही, ये कौन सा इलाका, वही वो इलाका जो कि इंडिया का वही रीजन जिसमें हरियाणा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहां इन लोगों को मध्य प्रदेश, इस हिंदू हर्टलैंड को टारगेट किया गया जहां पर मेजॉरिटी हिंदूज की है और सिग्निफिकेंट नंबर में मुस्लिम्स हैं, और वहां पर राइट्स करवाए जाएं। इसको मैं बाद में देखता हूं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा से रिवाइव करवाना था। अच्छा, कश्मीर की भी कोशिश की गई, लेकिन इस बार सरकार कश्मीर में तैयार थी। कश्मीर में तैयार इस तरीके से थी कि उन्होंने पहले ही 370 हटा के उठा के सबको जेल में कर दिया और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया। भारत सरकार कश्मीर में तो बाजी जीत गई, लेकिन पंजाब के अंदर उसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। क्यों? कि पंजाब में एक बंदा बैठा हुआ था, मैं इसका ये नाम लिखने में कभी नहीं शर्माता, कंजर केजरीवाल। कंजर केजरी टिपिकली ये एक ऐसा बंदा जो सत्ता का लालची है, इतना धूर्त आदमी है कि ये किसी चीज को बर्दाश्त, मतलब इसे कोई चीज नहीं चाहिए सत्ता के अलावा। सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है भाई, सत्ता एक दूसरे को साइडलाइन करके कब्जाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्ता का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन विद्वेषपूर्ण सत्ता पाने के बाद विद्वेषपूर्ण रवैया नहीं होता भाई। मोदी जी ने अडवाणी को साइडलाइन किया, आज भी अडवाणी का मार्गदर्शक मंडल में वही सम्मान है। वो अगर हैं सीनियर मेंबर के तौर पे आके उनके हाथ सामने सभी हाथ जोड़ेंगे सम्मानजनक तरीके से। पिटवा के, उठा के, भगवा के कैसे, ये काम नहीं किए गए। सम्मान अपनी जगह होता है, राजनीति है, जो हारा उसने भी सम्मान दिखाया, जो जीता उसने भी दिखाया। ये तो आपस में मतलब लड़ पड़े और बुरी तरह लड़ पड़े, समझे। अब ऐसी सिचुएशन में केजरीवाल जैसा बंदा वहां बैठा है, पुराने टाइम पे भिंडरवार जो कि सत्ता के लालच में आ चुका था, इस टाइम पर केजरीवाल। अब खेल को समझिएगा क्या था। राजनीति का खेल ये कि जो एपीएमसी एक्ट आए, एपीएमसी एक्ट असलियत में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम थे, उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट आवाज उठानी शुरू करी और एक मूवमेंट चलाया और पीजेंट मूवमेंट को शुरू किया ताकि एपीएमसी एक्ट को हटाया जा सके। ठीक है, अब खेल को समझिएगा। खेल को समझना इस तरीके से है कि इस पीजेंट मूवमेंट को जब तक आपने पंजाब में रखा और पंजाब में यह मूवमेंट चल रहा था,
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मूवमेंट से पंजाब में अपनी सरकार लेकर आना चाहते थे, दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अकालियों के ऊपर आरोप यह था कि आप बीजेपी की सरकार में हैं, इसलिए अकाली दल वालों को मजबूरी में सही बीजेपी से इस्तीफा देना पड़ा और अलग होना पड़ा। सिमरत कौर मैडम ने इस्तीफा दे दिया था। अब प्रॉब्लम यहां से समझिए, एकदम से पाकिस्तान जो इस टाइम पर इंडिया के अंदर नए मामलों को सुलगाना चाहता था, उसने कश्मीर के अंदर एक डिफीटेड फॉर्म में अपने आप को देखा कि कश्मीर में इंडिया ने उसको धो दिया, यानी पाकिस्तान कश्मीर में पिट चुका। तो CAA NRC के अंदर हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं दिल्ली रायट्स की मामले में पाकिस्तान जो है वो काफी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन इस लेवल पर कामयाब नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम दुश्मनी जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर आ जाए, इससे इस लेवल पर कामयाब नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने इस खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइव करवाने की जो पूरी तैयारी करी, तो यहां आप देखेंगे कि ये खालिस्तान मूवमेंट रिवाइव हो गया और इस किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री करवा दी। जब तक ये मूवमेंट पंजाब में था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंट्रोल में था, जैसे ही ये मूवमेंट दिल्ली पहुंचा, एकदम से खालिस्तानियों का जो बड़ा रैला था वो खालिस्तानी झंडे लेकर सामने आकर खड़ा हो गया। अब यहां पर भी गेम हुआ और इस पीजेंट मूवमेंट ने 26 जनवरी 2021 को जो कांड किया वो हमारे सबके सामने है और यहां से ये मूवमेंट खालिस्तानियों के हाथ से निकलकर राकेश टिकैत के हाथ में चला गया और मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद इस मूवमेंट का यूज कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही थी। यानी जो मूवमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चालू किया, दिल्ली आके लगभग वो एक साल तक मूवमेंट खालिस्तानियों के कंट्रोल में रहा और खालिस्तानियों ने जब 26 जनवरी को तांडव किया दिल्ली के अंदर, तो उस मूवमेंट को वहां से बीजेपी ने हाईजैक किया और टिकैत जो था वो मेरे हिसाब से बीजेपी के गुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं था और राकेश टिकैत के दम पर यूपी इलेक्शन जीत लिया गया। अब बीजेपी यहां वो खालिस्तानी जो है फ्रस्ट्रेटेड है, यहां खालिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड है कि हमने जिस मूवमेंट को हाईजैक किया बीजेपी हाईजैक करके ले गई और यूपी इलेक्शन जीत गई। यानी मोदी को कमजोर करने के लिए जो किसान आंदोलन चलाया था उससे तो मोदी और ज्यादा ताकतवर हो गए और यूपी में और ज्यादा सीटें आ गई। यहां से जो खालिस्तानी फ्रस्ट्रेट हुए, तो इस पीजेंट मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं इसका आउटकम एक जरूर यह था कि रिवाइवल ऑफ खालिस्तानीज इन पंजाब, खालिस्तानीज इन पंजाब, पंजाब में खालिस्तानियों का रिवाइवल हो चुका था और उसमें वारिस पंजाब दे नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका इंपॉर्टेंट रोल था दीप संधू वाला। मैं ये नहीं कहता कि दीप संधू जो है वो खालिस्तानी था, लेकिन दीप संधू ने प्रो पंजाब वाला एक आइडिया डेवलप कर दिया, हम हैं वारिस पंजाब के। नारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नारा मायने रखता है, नारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नारा मायने रखता है। यहां नारा दे दिया वारिस पंजाब दे, ये नारा खालिस्तानियों को फब रहा था। वारिस पंजाब दे, लेवल अच्छा खासा है, दीप संधू है और लेवल के ऊपर एक काम कर रहा है। अब इसका अगला पॉइंट क्या रहा? अगला पॉइंट इसका यह रहा वारिस पंजाब दे वाला कि यहां पर दीप संधू जो है, पॉसिबली दीप संधू उस मूवमेंट को उस लेवल पर नहीं लेके जा पा रहा। दीप संधू उस मूवमेंट को इस लेवल पर नहीं लेके जा पा रहा जो कि पब्लिक को भड़काए, या दीप संधू
कहीं ना कहीं एक लेवल अचीव नहीं कर पा रहा लोगों को भड़काने में, अपने साथ जोड़ने में, खासकर धर्म के नाम पर। वारिस पंजाब दे से आपको एक बात नजर आ रही है कि वारिस पंजाब के हैं, पंजाब हमारा है। वारिस पंजाब के हैं, पंजाब हमारा है। पंजाब एक रीजन है पंजाबी बोलने वालों का, एथनिक। लेकिन खालिस्तान एक रिलीजन था। अगर एथनिक की बात कर रहे हो तो पंजाबी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। लेकिन यहां पर पंजाब जो है वो पाकिस्तान में भी है। तो यहां तो पंजाब खलबली अलग ही लेवल की मचा रहा है। मूवमेंट बनाना था रिलीजियस। अब इस रिलीजियस मूवमेंट को बनाने के लिए यहां पर दीप संधू का वो वारिस पंजाब दे तो चाहिए, वारिस पंजाब दे तो चाहिए, लेकिन दीप संधू नहीं चाहिए। और दूसरा, पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट हो वो प्रो खालिस्तानी यानी सपोर्टर ऑफ खालिस्तान हो, सपोर्टर ऑफ खालिस्तान हो। अब यहीं से कलेश शुरू होता है, यहीं से आरोप केजरीवाल पर लगता है। क्या कि ये जो सपोर्टर ऑफ खालिस्तान है, केजरीवाल को कैसे भी करके दिल्ली से बाहर एक सरकार चाहिए थी। केजरीवाल को एक फुल स्टेट गवर्नमेंट चाहिए थी, फुल स्टेट गवर्नमेंट चाहिए थी एक तरफ। दूसरी तरफ केजरीवाल को फुल स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड्स चाहिए थे ताकि कैसे भी करके वो इलेक्शंस लड़ सके। यहां पर फुल स्टेट गवर्नमेंट देने का वादा और फंड्स देने का वादा पाकिस्तान और प्लस में खालिस्तानीज इन फॉरेन, पन्नू और डब्बू वगैरह टाइप के क्या क्या नाम है इनके, वो खालिस्तानी इन कनाडा, अमेरिका, कनाडा एंड अमेरिका, वहां पर उन्होंने देने की बात कही। अच्छा, यहां भी एक मजे की बात है। खालिस्तान कनाडा और अमेरिका में इसलिए जिंदा है क्योंकि अमेरिका और कनाडा की अपोजिशन पार्टीज के लिए फायदेमंद है। क्योंकि इंडियन कम्युनिटी अगर यूनाइटेड हो गई तो एक बड़ा वोट बैंक है। अगर वो डिवाइडेड है तो हिंदू वर्सेस सिख वहां पर भी होगा, वो लड़ेंगे तो वोट डिवाइड होंगे। ये यूरोप में भी पॉलिसी है। तो अब आप समझिए, फंड्स का मामला है यहां पर। अब केजरीवाल को मिल गया फंड, तो वो कभी गोवा लड़ रहा है, कभी गुजरात लड़ रहा है, कभी राजस्थान लड़ रहा है, कभी हिमाचल लड़ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि दिल्ली के अलावा इसे कहीं पर भी यूपी भी लड़ रहा है, आसाम जाके भी लड़ रहा है, लेकिन दिल्ली के अलावा इसे कहीं पर भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। एकदम से पंजाब में देखो लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री कैसे नजर आई कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आ जाती है तो खालिस्तानियों को कुचलते हुए वो देर नहीं लगाएंगे। ये जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो नेशनलिस्ट हैं। भले ही उन्होंने मूवमेंट चलाया, मूवमेंट नॉर्मल है, उसे खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया, वो उस चीज को झेल नहीं पा रहे थे। यहां से एंट्री होती है केजरीवाल की। खालिस्तानियों ने पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए कैंपेन से लेकर हर काम आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का खालिस्तानियों ने देखा। और यहां कहीं ना कहीं एक नेक्सस क्रिएट हो गया कि सरकार किसकी बन गई? केजरीवाल। किसके दम पे बनी? खालिस्तानियों के दम पे। केजरीवाल मरने को मर जाएगा, खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। जो अभी हुआ वो सारे का सारा इसी वजह से हुआ कि सरकार नपुंसक बनी बैठी है। जिस पंजाब पुलिस का इस्तेमाल 2 मिनट के अंदर, मतलब सरकार आते ही शपथ ग्रहण भी शायद नहीं हुई है और पंजाब पुलिस को भेज दिया गया अलका लांबा और कुमार विश्वास के घर पे। सोचकर देखिए, वो पंजाब पुलिस इतनी एक्टिव दिल्ली के अंदर रेड मार रही है, वो पंजाब पुलिस
अमृतसर के अंदर या पंजाब के अंदर खालिस्तान इतना बड़ा मूवमेंट कर जाते हैं, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया यार। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने का मतलब आप समझते हैं? प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, समझ सकते हैं इस चीज को आप। और बेशर्मी ऐसी कि नहीं हम तो ऐसा कुछ, मतलब हद बेशर्म है यार ये लोग। अब ये क्या, ये असलियत में ये देश का गद्दार है केजरीवाल। फ्री बिजली, फ्री पानी, स्कूलों के अंदर टीचर बताओ ना कितने हैं, और सरकारी स्कूलों का जो दुर्गति कर रखी है भाई, बिल्डिंग बना दी, टीचर कहां है पता नहीं, खैर उसको बाद में देखेंगे। अब यहां दीप संधू फिट नहीं बैठ रहा, वारिस पंजाब दे मिल गया, पंजाब में गवर्नमेंट आ गई। अब यहां पर आपको कैसे ना कैसे एक भिंडर वाला टू भेजना था, जिसकी अपीयरेंस भिंडर वाला जैसी हो, जिसका जो ओपिनियन हो या वे ऑफ टॉकिंग हो वो भी भिंडर वाला जैसा हो, और उसके पीछे पूरे का पूरा सिस्टम। यहां से निकल कर आता है ये अमृतपाल सिंह, एक टैक्सी ड्राइवर, 12वीं पास लड़का, टैक्सी ड्राइवर, पीछे काफिला है। टैक्सी ड्राइवर को चीजें सिखाई जा रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये करो और ये करो। तो टैक्सी ड्राइवर की अपनी लिमिट है और उसको चीजें सिखाई जा रही हैं, और पीछे पूरा अमला और फाइनेंस खड़ा कर रखा है पाकिस्तान ने, और ताकि इंडिया यहां उलझे। साथ ये सरकार दे रही है चुप बैठकर, कोई एक्शन ना लेकर, क्योंकि इसे किसी भी सूरत में अपनी गवर्नमेंट प्यारी है, देश तो मरता रहे। केजरीवाल है ही ऐसा। जब कुमार विश्वास दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल ने हंसते हुए कहा कि अगर पंजाब अलग हो जाता है तो एक स्टेट का पीएम मैं बनूंगा, तो यानी ये एक तरीके का जिन्ना हो गया जो पंजाब अलग करके पीएम बनने का सपना देख रहा है, लेकिन होगा पूरा नहीं, ये याद रख लीजिएगा। आपको लगता है जिस तरीके से मुस्लिम लीग के नवाबों और जमींदारों ने जिन्ना का इस्तेमाल करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया, इस केजरीवाल को जिंदा रहने देंगे? लेकिन सत्ता की भूख, इतिहास में नाम लिखवाने का लालच किसी का भी इतना बुरा होता है कि दोस्तों वो उसको, इंसान को जीने नहीं देता। यहां पे यही है। अब यहां नेक्सस समझ लीजिए, यहां केजरीवाल एक प्लेयर है जिसको लालच चाहिए, लालच है। पाकिस्तान एक बंदा इंडक्ट करता है और पंजाब जल रहा है, यानी लीडर भी हो गया भिंडर वाले जैसा, स्लोगन भी हो गया वारिस पंजाब दे, पार्टी भी हो गई और सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट भी हो गई। इन सब के बीच में फंस गया पंजाब, और इस पंजाब को बचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की हो गई। अब यहां जैसे जैसे इंडिया शक्ति दिखाएगा, वैसे वैसे अमृतपाल अपने सपोर्टर्स को भड़काएगा, केजरीवाल को राजनीति करने का मौका मिल जाएगा। और एक बात, जहां जहां पर केजरीवाल के लिए पॉलिटिक्स फायदे की है, क्योंकि जितना पंजाब सुलगेगा, जितनी लड़ाई होगी, केंद्र सरकार को उतना पैसा पंजाब में उड़ेलना पड़ेगा, और उस पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि एक तरीके का डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाएगा। और डिस्टर्ब्ड एरिया की खास बात यह होती है कि वहां से पैसा की उगाही करना बड़ा अच्छा लगता है। यह समझ, मतलब बहुत आसान होता है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये केजरीवाल जानता है कि जितना पंजाब जलेगा, इसकी जड़ें उतनी मजबूत हैं, आम आदमी पार्टी वहां से पैसा उगाहेगी और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगी। कश्मीर में यही तो था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां जो हैं, क्यों 370 बनाए रखना चाहती थी? क्योंकि 370 बनाए रखेंगे, कश्मीर को डिस्टर्ब किए रखेंगे, केंद्र सरकार पे हमेशा दबाव पड़ा रहेगा। केंद्र सरकार ना चाहते हुए भी हजारों करोड़ रुपए के बजट हर साल केवल और केवल
उस फॉर्म में भेजेगी जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और वो हजारों करोड़ रुपया वहां की पॉलिटिकल पार्टियां मिल बैठ के खा जाएंगी। वही हाल पंजाब में होगा कि केंद्र सरकार को मजबूरी में वहां पर पैसा खर्च करना पड़ेगा डेवलपमेंट्स के नाम पर और कुछ भी नाम पर, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और वहां केजरीवाल के गुर्गे बैठे हुए उगाही करेंगे और दूसरे इलेक्शंस को लड़ने के लिए फाइनेंस करेंगे। तो केजरीवाल के लिए तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, ये बुरा हाल, ये मतलब फायदा है उसको, और केजरीवाल इस फायदे को कभी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि धूर्त आदमी है। और वहीं पर भारत सरकार इस टाइम पर फंसी हुई है इस पूरे के पूरे मामले में। पाकिस्तान इसको बेच चुका है, क्योंकि भिंडरवाला 2 एक लीडर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वारिस पंजाब डे का इस्तेमाल है, शायद इसीलिए दीप संधू को जानबूझकर एक्सीडेंट में मारा गया, क्योंकि अंदर की बातें तो कोई नहीं जानता, लेकिन दीप संधू पॉसिबली, भले ही कैसा भी था, वो पंजाब को एक रिलीजियस आइडेंटिटी की फॉर्म में शायद नहीं देख रहा था, और वहां पर एक पर्सन को इंडक्ट करना था, उस पर्सन को बैठाना था जो कि भिंडरवाला जैसी दिखता हो और वैसी बातें करता हो। इस तरीके से एक मूवमेंट पाकिस्तान ने खड़ा कर दिया, जिसमें हमारे ही देश के विवेक्षण इस टाइम पर जुड़े हुए हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि फ्री बिजली और फ्री पानी के लालची हमारी इन बातों को नहीं समझ पा रहे। उनको लगता है कि केजरीवाल भगवान है। भाई, ये शैतान है, शैतान देश बर्बाद करके रख देगा। ये हाथ जोड़ के इस कंजर को वोट नहीं देना, इस धूर्त आदमी को वोट नहीं देना। ये धूर्तों की पार्टी है, नाम की ही आम आदमी है। रावण भी साधु वेश में आया था, ये याद रखो। हर भगवा कपड़े पहना हुआ साधु नहीं होता, मान जाओ। उसके पैरों को पहचानो। कहा जाता ना, भूत के पैर उल्टे होते हैं, उसके भूतों के काम भी उल्टे होते हैं। इन कामों को पहचानो। भाई, पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ा है, समझने की कोशिश, इतिहास को कुछ हद तक पढ़ा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये धूर्त आदमी वही है जो किसी टाइम पर जिन्ना था और रावण के उसमें विभीषण था। बर्बादी करने के अलावा कुछ नहीं है। केवल और केवल विभीषण भी नहीं, सत्ता का लालची जो आग लगाएगा सब जगह पर। बहुत सारे हैं ऐसे। समझिए सिचुएशन को। और पाकिस्तान इसके अंदर फिशिंग कर रहा है, उसे मजा आ रहा है। हालांकि इंडिया कश्मीर में जीत गया, हिंदू मुस्लिम राइट्स को कंट्रोल करने में कामयाब हुआ, यूपी जैसा स्टेट जो जलता था उसे कंट्रोल कर लिया, मुद्दों को सुलझा लिया। खालिस्तान में इंडिया फंस चुका है। ये वॉर है इंडिया के खिलाफ, और केजरीवाल पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद।